हेलो स्टूडेंट्स, तो हम जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। और हमने जो है आपको फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर था उसको डिस्कस किया था। अब क्या है कि आज जो है हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। और हमने बताया था कि सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आइए जो है इसको डिस्कस करते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। अब क्या है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉज की बात करते हैं या रीज़न की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि सारी चीज़ों के पीछे, मतलब जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं उन सब के पीछे जो है एक ही कारण है। और वो रीज़न क्या था? वो रीज़न था लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने की वजह से। उसी के कारण जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है जनरेट हो रही है। अब जैसे हमने रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को तो एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरीके से वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड से जो है जनरेट हुआ था। अब हमें जस्टिफाई करना है किसको? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किस तरीके से हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन था कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारा कोज है इसका। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसी से देखिए मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। अब जो है थोड़ा आप इस ग्राफ पे फोकस करिए और मेरे साथ साथ जो है इसको समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली हमें दिख क्या रहा है। तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लिख लेते हैं और इधर टेम्परेचर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को स्टडी करते हैं टेम्परेचर से। तो आप याद कीजिए कि हमने जो है आपको सोलेबिलिटी वाले टाइम, वेपर प्रेशर वाले टाइम, जो स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि क्लॉसियस क्लेपेरॉन जो इक्वेशंस थी उसमें वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से क्या कोरिलेशन था, और वो एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन थी। एक्सपोनेंशियल रिलेशन था तो उसमें क्लियर कट है कि किस तरीके का ग्राफ आने वाला है कि अगर हम वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से कोरिलेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा कि कुछ इस तरीके का, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? टेम्परेचर के। अब यहाँ पे क्या है कि वेपर प्रेशर में अगर हम कोई ऐसे पॉइंट की बात करें जहाँ पे ये बराबर हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेट्स सपोज दैट कि ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब आपको ये पता है कि जब हम वेपर प्रेशर बढ़ाते चले गए टेम्परेचर को बढ़ा के, और जिस कंडीशन पे जो है ये मैच कर जाएगा किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसी कंडीशन पे बॉइलिंग होगी, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स देन आवर लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। अब यहाँ पे क्लियर कट देखिए कि इस पॉइंट पे ये मैच हो जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मीन्स कि इस टेम्परेचर पे जो है बॉइलिंग हो गया, मतलब ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका? प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्योर सॉल्वेंट की। तो ये जो लाइन है ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब देखिए कि हमने ये बोला है कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे इसी सॉल्वेंट में जिसका हम स्टडी कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो अगर हम सेम टेम्परेचर पे दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे एक कंटेनर में सॉल्वेंट है प्योर और दूसरे में जो है सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि सिमिलर कंडीशन पे जब दोनों को ऑब्जर्व किया जाएगा तो कैसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा? सिमिलर टेम्परेचर पे। तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम कंडीशन पे सॉल्वेंट से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, वेपर प्रेशर घटा चुका होगा, तो क्लियर कट है वेपर प्रेशर कम आएगा। अब वेपर प्रेशर कम आएगा तो अगर आप सेम ही टेम्परेचर पे कंपैरिजन करोगे तो उसका पॉइंट जो है कहीं नीचे आएगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है वो कर्व तो मिलेगा सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो कर्व हमेशा नीचे चलेगा किससे? प्योर सॉल्वेंट के कर्व से। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूशन के लिए लाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैंने इसको यहाँ तक प्लॉट किया तो ये जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट बोला था प्योर सॉल्वेंट का, उस कंडीशन पे इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ है अभी, वो उससे क्लियर कट दिख रहा है कि कम है। मतलब अगर हमें इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है तो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड किए, यहाँ आया, अब यहाँ पे जाके बराबर हुआ, और इसके लिए हमें कितना टेम्परेचर?
एक नया जो है टेम्परेचर निकल के आया और इसको हमने टी डैश बी बोल लिया। और ये जो टेम्परेचर होगा ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? जिसमें कि हम जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट था किसका? प्योर सॉल्वेंट का। अब ध्यान से देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस को देख के आप क्लियर कट बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? अधिक आ रहा है। और अगर हमसे पूछा जाए कि कितना अधिक आ रहा है, क्या डिफरेंस है, तो यही जो गैप दिख रहा है यही डिफरेंस है। और इसी पर्टिकुलर गैप को जो है हम यहाँ पे डिफरेंस वाइज बोलते हैं डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी को न्यूमेरिकली अगर आप लिखोगे तो डेल्टा टी बी का मतलब है टी बी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का टी बी माइनस टी बी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस। अब इस पूरे कंक्लूजन का अगर हम बात करें कि यहां तक जो हम पहुंचे हैं, कारण क्या है, मतलब ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा बॉइलिंग पॉइंट का, इस डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है? बहुत आसान है, अभी मैंने लिखा है। क्या रीजन है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर घटा है, उसी की वजह से तो ऐसा हुआ है कि उसको जो है ज़्यादा हीट करना पड़ा बॉयल करने के लिए। इसका मतलब कि ये जितना ज़्यादा घटेगा उतना ही ये गैप बढ़ता चला जाएगा, जितना इधर गैप बढ़ेगा उतना ही गैप इधर बढ़ेगा। कि अगर आपका गैप इधर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इधर भी गैप बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। ये हम कंक्लूजन निकाले हैं किससे? फ्रॉम कर्व। कि कर्व से हमें ऐसा कंक्लूजन मिल रहा है कि डेल्टा पी डिफरेंस इन वेपर प्रेशर जितना अधिक आएगा डेफिनेटली जो है आपको चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या इलेवेशन टर्म भी यूज करेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा। क्यों इलेवेशन वर्ड हम यूज करेंगे अब? इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। आप ध्यान दीजिए कि हम बोल रहे हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। अब थोड़ा सा इसको बेटर वे में कोरिलेट कर लेते हैं। और बेटर वे में जब कोरिलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि हमने बोला था कि डेल्टा पी बाई पी नोड ए, अभी जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो एक्चुअली में बराबर होता था किसके? एक्स वी के, जहाँ पे वी क्या है? हमारा सॉल्यूट है। इट मीन्स ये क्लियर कट है कि हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इसके बेसिस पे ऐसा कोरिलेशन सेटअप कर सकते हैं। मान लो ये हमारा सेकेंड कोरिलेशन है और ये जो हमने ग्राफ से विड्रॉ किया कंक्लूजन ये फर्स्ट है। अब इन दोनों को एक साथ कंक्लूड करके आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एक्स बी के। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो कि हमने इन दोनों की हेल्प से लिखा है। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो तो डेल्टा टी बी को आप लिख सकते हो के इंटू एक्स बी। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हम इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब क्या कन्वर्ट करने वाले हैं? तो आगे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के, ये के एक कॉन्स्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, एन वी और एन ए प्लस एन वी। ठीक है, के इज कांस्टेंट, यहां पे हम लिख भी लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में जो है हम क्या लिख सकते हैं? तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में हम ये लिख सकते हैं कि Na प्लस Nv का जो सम है वो नियरली किसके बराबर होगा? Na के। और ऐसा सिर्फ डाइल्यूटेड के लिए ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंटेंट बहुत कम होगा। सॉल्यूट का कंटेंट कम होगा तो उसके मोल भी कम होंगे। तो जब हम इसको सॉल्वेंट के मोल के साथ जोड़ेंगे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो कोरिलेशन हमने लिखा था, ठीक है, मान लेते हैं कि ये थर्ड, हम नया इसको बना लेते हैं और ये फोर्थ। तो इससे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के इंटू
NV/Na। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे Na को थोड़ा सा रिराइट कर लेते हैं मास के टर्म में। तो डेल्टा टीवी विल बी इक्वल्स टू K NV WA/Ma। अब Ma तो एक कांस्टेंट टर्म है। अब अगर हम इनको केजी में कन्वर्ट कर लें दोनों को ही, मान लो यहाँ हमने 1000 से डिवाइड किया, इसको भी किया, तो बात तो वही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसको केजी में मान लें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जो है किसको रिफ्लेक्ट करेगा, मोलैलिटी को। और एमबी को जो है एमए को हम ले लेते हैं के साथ, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इंटू के इंटू एम ए इक्वल्स टू NV अपॉन WA। यूनिट केजी में बदलने के लिए हमें इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी, तो हम जो है दोनों को भी करेंगे तो कैंसिल आउट होने वाला है। और इसको अगर हम डायरेक्टली लिखें बना के, तो ये जो है एक्चुअली में हम किसके रूप में लिख सकते हैं, मोलैलिटी के रूप में। तो अल्टीमेटली जो है हम लिख सकते हैं K डैश इज इंटू एम, और K डैश जो है यहाँ पे क्या है, K इंटू MA है। तो कुल मिला के जो है एक कोरिलेशन डेवलप आया, और ये जो कोरिलेशन डेवलप होके आया है ये एक्चुअल में फाइंड आउट करेगा किसको, डेल्टा टीवी को। तो हमें लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी जो है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बराबर होगा KV इंटू MK, जहाँ पे M मोलैलिटी है और एक्चुअल में जो हम K डैश लिख रहे थे यही क्या है, KB है। अब ये हमारा क्या है, अगर हम इसको लिखें तो इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है उसी को बात कर रहे हैं, डिफरेंस को। इसकी अगर हम बात करें कि KV क्या है, तो KV जो है एलिवेशन कांस्टेंट है, इसको एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे, पहले इसको जस्टिफाई कर लें। और यहाँ पे जो M लिख रहे हैं ये है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्लियर कट दिख गया कि हम जो है दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या कोरिलेशन सेटअप किया है, किस तरीके से जो है हमने एक फॉर्मूला जो है ड्राइव किया है जिसका जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँचना चाहते थे और अल्टीमेटली पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे बात आती कि हमने जो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया, इसको आप देख भी सकते हो क्लियर कट कि हमने इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज किया है। मतलब कि इस पर्टिकुलर कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा अगर हम इंफॉर्मेशन और ऐड करें तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो इसको जो है समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें ये पता है कि डेल्टा टीवी बराबर है KV इंटू MK। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को KB को बोला जाता है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा, इस नाम को ध्यान रखना है आपको। एक दूसरा नाम भी है जो कि वंस अगेन, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में लैटिन वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है और उन्हीं से जो है कई बार जो है इनको डिफाइन भी किया जा रहा है इन अ डिफरेंट वे। तो दूसरा जो नाम है इसका वो है इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, और ये नाम बेसिकली बॉइलिंग को ऑब्जर्व करके निकाला गया है, क्योंकि कई बार जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप किए गए थे तो उसमें बॉइलिंग की हेल्प से सोल्यूट का मोलर मास निकाला जाता था। उसी का ये जो है कंक्लूजन है, ये जो नाम दिया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई यूनिट क्या होगी इसकी, तो ध्यान दीजिए कि इसका डिफरेंस तो टेम्परेचर की यूनिट होगी, ये मोलैलिटी की यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, तो इसका यूनिट निकल के आएगा, ऐसा यूनिट की बात करें तो केल्विन पर मोलल, मतलब मोलैलिटी की यूनिट से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पर्टिकुलर KB है ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली जो है KB डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार कोई तरीका है जिससे KB को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली
हमारे पास ऐसा तरीका है, मेथड है, जिससे हम केवी को निकाल सकते हैं। तो आइए जो है उसको लिख लेते हैं कि किस तरीके से केवी को फाइंड आउट किया जाएगा। तो केवी को निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है उसमें लिखते हैं कि केवी जो है बराबर होगा MA इंटू आर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000। एक तो ये फॉर्मूला जिससे कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जो है मोलर मास है, MA जो है वो क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में यूज करना है क्योंकि यहाँ नीचे हमने 1000 से डिवाइड कर रखा है इसीलिए। R जो है वो गैस कांस्टेंट है जो आप यूज करते थे, गैसियस स्टेट याद होगा आपको, 8.314 जूल केल्विन में जो इसका रहता था वैल्यू। TB जो है अगर हम बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट है और इसको जो है आपको लेना है केल्विन में। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जिस यूनिट की बात की जा रही है उसी का यूज करना है। डेल्टा H वेपराइजेशन ये है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कौन जो है क्या क्या है और उसको कैसे यूज करना है। अब एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके अलावा भी एक फॉर्मूला और है जिसका भी जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है इसका यूज ना करके उसका यूज हो जाता है। तो दूसरा जो फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए वो लेटेंट हीट से है, क्योंकि यहाँ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यूज किया है, उसमें लेटेंट हीट यूज करेंगे। तो वह R इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L वेपराइजेशन इंटू 1000। अब देखिए R वही है, TB वही है, बस ये नया टर्म ऐड हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहां पे जो है यूनिट का ध्यान रखना, जूल पर ग्राम लेना है या कैलोरी पर ग्राम, ये डिपेंड करेगा कि आप R किसको ले रहे हो। ठीक है, तो R की यूनिट के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करना है। तो कुल मिला के जो है हमने ये बताया आपको कि यहाँ पे जो KB है उसको जो है हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या क्या इसके नाम हैं, ये किसके नेचर पे डिपेंड करता है। और कई बार जैसे अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पे एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या रिलेशन हमने लिखा था, याद करिए, हमने लिखा था कि डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू MK। तो हम ये बोलते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाएगी, ध्यान दीजिए मोलैलिटी 1 हो जाएगी, तो 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को हम बोलते हैं KB। तो ये न्यूमेरिकली इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट किया कि जब ये यूनिटी हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें पता है फॉर M इक्वल्स टू 1 डेल्टा TB जो है बराबर आ जाएगा किसके, KB के। बस इसी को वर्ड के रूप में लिखना है, तो वर्ड के रूप में लिख दिया, मतलब कि डेफिनेशन बन गई। तो यही डेफिनेशन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है कि हम जो है KB को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसी चीज़ को लाइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि मोलैलिटी जब 1 हो जाएगा तो उस इंस्टेंट पे जो डेल्टा TB का वैल्यू है डेट विल बी इक्वल्स टू KB, या KB इज डिफाइंड एज द, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 स्मॉल m। अब देखिए ये तो बात हुआ इनके न्यूमेरिकल कोरिलेशन से और इनके बारे में जो हमने फॉर्मूले डेवलप किए। अब हमें पता है कि जब तक हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो अब जो है हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जो है हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब देखिए सवाल की जब हम बात करेंगे तो हम ये लिखेंगे ए सॉल्यूशन containing 3.24 gram of non-volatile solute
in 200 gram of water boils at 100.31 डिग्री सेल्सियस, और गिवन है हमें Kb फॉर H2O इज इक्वल्स टू 0.51 केल्विन पर मोलर। और अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे जो सोल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसके मोलर मास को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्या है कि हमें जो कोरिलेशन डेवलप किए थे उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच में यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने इसको लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको याद ही होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, और इनफैक्ट प्योर H2O हम लिखेंगे तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको ऐड करने पे कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है 100.31 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना दिख रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100.31 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं डेल्टा टी बी, एलिवेशन कितना होगा। और एलिवेशन निकालने का मतलब है कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम सॉल्वेंट वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना निकल के आने वाला है 0.31 डिग्री सेल्सियस कि इतना जो है एलिवेशन हुआ। अब डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही आएगा। तो आप जो है इसको डिग्री सेल्सियस ना लेके केल्विन भी लिख सकते हैं। तो हमें डेल्टा टी भी पता चल गया। अब देखिए, आप ये मान लीजिए कि लेट अस एज्यूम दैट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू mb ग्राम, ये मान लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका कितना मास हमें दिया हुआ है। कितना मास दिया? 3.2 ग्राम, 3.24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि क्या है mb। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है H2O और केजी में, तो केजी में कितना हो जाएगा 200/1000 केजी में सिंपली। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने जो एक कोरिलेशन डेवलप किया था कि डेल्टा टी बी जो है बराबर होता है किसके? के बी इंटू एम के। और मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मोल को किससे डिवाइड करना होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से। तो हमें जो है डेल्टा टी बी दिया हुआ है, मोल्स में एक चीज़ अननोन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने केजी में निकाल ही लिया है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट करके मोलर मास को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0.31 इज इक्वल्स टू के बी कितना दिया हुआ है 0.51 इंटू एन वी डिवाइडेड बाई, और एन बी को हम लिख सकते हैं 3.24 डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एम बी को एक तरफ लाके, तो कैलकुलेशन करके जो है आपको जब निकालोगे तो ये आएगा नियर अबाउट 64 ग्राम के आंसर। मतलब इसमें जो वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस चीज़ को, तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन में जिसको हमें फाइंड आउट करना था सोल्यूट के मोलर मास को, वो कितना आएगा 64 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए कि हमने जो है अननोन मान के जो है सोल्यूट को इसको सॉल्व कर लिया। अब ये तो पहला हमारा तरीका था जिसमें कि हमें सोल्यूट के मोलर मास को निकालना होता था। अब देखिए हम दूसरे टाइप के सवाल पे फोकस करते हैं कि दूसरे टाइप के सवाल में जो है किस तरीके की चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। तो दूसरा टाइप का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, और उसमें जो है हमको क्या करना है, तो इसमें फोकस करिएगा। फॉर एक्वस
solution of glucose, the boiling point observed is 100.01 degrees Celsius. Calculate number of glucose molecules in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, 100.01 पे, और दिया हुआ है कि Kb की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5 जो है केल्विन पर मोलल है। अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, सिर्फ अप्रोच डेवलप करनी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले जो है हमें पता है डेल्टा टीवी निकालना है, तो डेल्टा टीवी जो है कितना आएगा, तो पीछे हम लिख चुके हैं, ठीक है, कि प्योर वाटर जो है कितने पे बॉईल करता है 100 पे, और ये जो सॉल्यूशन है कितने पे कर रहा है 100.01 पे। तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस से जो है कितना आ रहा है 0.1, ठीक है, केल्विन में। उसी के साथ साथ हमें दिया है कि Kb जो है कितना है 0.5 केल्विन पर मोलर। अब सिंपल सा रिलेशन हमें पता है कि डेल्टा टीवी जो है बराबर होगा किसके, Kb इंटू एम के। तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 0.01 इट विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू एम। तो m की वैल्यू जो है निकल के आएगी 0.02 मोलल। तो इतनी मोलैलिटी निकल के आई। अब इतनी मोलैलिटी का मतलब ये है कि 1 kg वाटर, कि इन 1 kg वाटर मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 0.02, क्योंकि मोलैलिटी जो है अगर 0.02 है तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है मोल कॉन्सेप्ट से, कंक्लूजन ये निकलता है कि इतना मोल घुला होगा 1 kg सॉल्वेंट में। अब 1 kg वाटर में ग्लूकोज का इतना मोल होगा, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं मास के टर्म में 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम वाटर में इतना होगा, तो 100 में कितना होगा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर moles of glucose will be 0.002। क्यों, क्योंकि 1000 में इतना है तो 100 में इतना होगा, क्लियर कट है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उसके लिए कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ मोल का ही यूज करना है जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है बराबर हो जाएगा Na इंटू 0.002, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, Na की वैल्यू अगर रखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.002, तो ये निकल के आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21। यही आंसर होगा, यही हमको निकालना था। तो देखिए सवाल में वैरायटी है, क्या वैरायटी है कि पहले मोलर मास पूछा, इसमें मॉलिक्यूल्स पूछ लिया। अब देखिए तीसरे में और भी वैरायटी है, जो तीसरा सवाल है। तो देखिए तीसरे सवाल में जो है हम एक नई चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। अब क्या है वो नई चीज, उसको आप देख लीजिए कि तीसरे क्वेश्चन में जो है क्या डिफरेंस है। तो तीसरे क्वेश्चन में जो है हमको ये दिया हुआ है 2.5 when 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर dissolved in 100 ग्राम of CS2 carbon disulfide, the boiling point
द बॉइलिंग पॉइंट elevated by 0.24 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना जो है एलिवेशन हुआ है। इट इज गिवन दैट बॉइलिंग पॉइंट फॉर CS2 इज इक्वल्स टू 46 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है कि LV जो है इसका जो है वो है 84 कैलोरी पर ग्राम। अब ये सब चीज़ें जो है हमें दी हुई हैं और हमें जो है फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, कि सल्फर का एटॉमिसिटी क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, ये पिछले सवालों से एकदम अलग है और इसमें जो है हमसे एटॉमिसिटी पूछी गई है किसकी, सल्फर की। तो एक जो है सीधा सीधा सवाल दिमाग में रहना चाहिए और एक क्यूरियोसिटी भी रहनी चाहिए कि यार सल्फर जो है यहाँ एटॉमिक में तो नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और उस मॉलिक्यूल में सल्फर के एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। तो आप जो है इसमें एज्यूम कर लो, ठीक है, कितने भी एटम एज्यूम कर लो। लेट्स सपोज दैट अननोन मान लो, मोलर मास अननोन आप कुछ भी मान लो, MB मान लो, जैसे हमने पीछे मान रहे थे, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और है, क्या कि हमको जो है यहाँ पे KB नहीं दिया हुआ है, तो KB निकालना होगा पहले, और KB निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से जो पीछे आएगा। तो सबसे पहले तो जो है KB फाइंड आउट कर लेते हैं। KB क्या निकलेगा, अब हमें पता है कि KB जो है किसी के लिए भी जब लेटेंट हीट दी हो तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखिए 46 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो TB का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 319 केल्विन। अब LV दिया हुआ है, R को कैलोरी में लिखेंगे तो ये नियरली क्या होता है, 2 कैलोरी, ठीक है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा जो है अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है देखिए कि LV पता चल गया, R पता चल गया, TB पता चल गया। जैसे LV दिया हुआ है कितना, 84 कैलोरी पर ग्राम। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो KB बराबर हो जाएगा, R की वैल्यू है 2 और 319 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई 84 इंटू 1000। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए मैथमेटिकली, आराम से बैठ के कैलकुलेशन करेंगे तो KB निकल के आएगा 2.4, ठीक है, केल्विन पर मोलल, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इतना हमारा KB आएगा। अब देखिए KB निकल गया तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि भाई KB जो है कितना आ रहा है, 2.4 आ रहा है। अब अगला हमारा जो फोकस है वो है मोलर मास निकालने पे। क्यों, क्योंकि मोलर मास अगर हमने सल्फर का निकाल लिया, जो मॉलिक्यूल इसमें यूज हो रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है सल्फर के। अब देखिए उसके लिए जो है हमें पता है कि डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू MK। अब ऑलरेडी दिया है एलिवेटेड बाई दिस, मतलब डेल्टा TB बराबर हो गया किसके, 0.24 के, ठीक है। let us assume that molar mass of solute equals to MB। अगर ऐसा है तो NV की वैल्यू क्या हो जाएगी, NV बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना मास हमने डिसॉल्व किया, 2.56 डिवाइडेड बाई MB, इतना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.56 ग्राम। अब अगर इतना दिया हुआ है तो क्लियर कट है कि इसके आगे हमको मोलैलिटी के लिए जब लिखेंगे तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना है 2.56 डिवाइडेड बाई MB, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 100 ग्राम उसका मास था, kg में निकालने के लिए जो है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो ये हमारा सॉल्वेंट है CH2 जो उसका मास है kg में। तो मोलैलिटी पता चल गई, डेल्टा टी भी पता है, के भी हम निकाल चुके हैं, सबको रख देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं अल्टीमेटली कि क्या मोलर मास आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 0.24 इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 2.54 डिवाइडेड बाई mb, और देखिए कि ये 1/10 है, ये ऊपर चला जाएगा 10 की फॉर्म में। mb को इधर ले आते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो mb बराबर हो जाएगा किसके, 256 के। तो 256 ग्राम जो है वो मोलर मास आएगा। अब आप ये मान लीजिए कि सल्फर के x एटम है, ठीक है, SX फॉर्मूला है। तो अगर SX फॉर्मूला है तो उस सिचुएशन में जो है इस X सल्फर एटम का मास जो है कितना आना चाहिए, 256 ग्राम, मतलब X इंटू 32, क्योंकि एक का 32 होता है, इट विल बी इक्वल्स टू 256, क्योंकि मोलर मास पूरे मॉलिक्यूल का कितना निकल के आ रहा है, 256। मतलब यह है कि X की वैल्यू जो है आएगी कितनी, 8। मतलब ये कि ये जो अननोन SX सल्फर मॉलिक्यूल हमने माना था उसमें X 8 होने वाला है, मतलब एटॉमिसिटी जो हमको निकालना था वो कितना निकल के आया है, 8। क्लियर है। अब देखिए हमने 3 अलग अलग तरीके के सवाल डिस्कस किए, सबका जो है तरीका, कोरिलेशंस अलग अलग है, उसमें अलग अलग बातें पूछी जा रही, लेकिन हाँ सब कुछ हमने कोरिलेट जो है किससे किया, एलिवेशन से कोरिलेट किया है। तो कुल मिला के जो है आपको इन सवालों को करने से एक बात पता चल गई होगी कि एप्लीकेशन वाइज जो है वो क्या चीज़ें हैं इसमें भी। तो एप्लीकेशन वाइज जो है यहाँ पे भी एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको क्या निकालना है इससे, हमको निकालना है क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। किसकी एप्लीकेशन मेनली यही है कि हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। अब बाकी अभी हम इसको किसके लिए पढ़ेंगे, आइडियल के लिए, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि आइडियल जो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे, ठीक है, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे।